हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि ये मैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 7 की शुरू करने वाली हूँ और जिन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है या पढ़ भी चुके हैं वो पुनः रिवीजन के साथ साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ें, क्योंकि अगर आप केवीएस, एनवीएस या कोई भी सेंट्रल या कोई भी स्टेट के टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसे आपको देखनी है और समझनी है, क्योंकि सीटेट हो या केवीएस हो या एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर मतलब पूरे जितने एनसीईआरटी के बुक हैं वो उनके जो टॉपिक हैं उनसे मतलब जो स्टेटमेंट दिए होंगे वो सारे मतलब हूबहू क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे। और जो बाहर से कुछ भी नहीं आती है कि हाँ एनसीईआरटी जो सीबीएसई है वो केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराती है, तो वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। इसलिए आप इधर उधर, क्योंकि केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम जल्द ही आना हो, वैकेंसी है जो जल्द ही आने वाली है, तो आप लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को पढ़ें और फॉलो करें। साथ ही साथ मैं इसमें आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। आप उसे या तो लिख लेना, नोट्स बना लेना, या इसे जेरोक्स करवा के या इसे प्रिंट आउट करवा के आप लोग रख लेना। और साथ ही साथ रखना नहीं, साथ ही साथ पढ़ लेना, या मोबाइल में भी रख के आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये नोट्स है, देखो क्लास 7 की नोट्स मैंने बना रखी है। तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नोट्स का लिंक, तो आप उसे देख लेना। और साथ ही साथ आप अगर खुद से बनाना चाह रहे हो तो खुद से पढ़ के मैं इसमें बहुत से हाईलाइट कर चुकी हूँ, है ना। इम्पोर्टेंट जो भी लाइंस हैं उन्हें मैं हाईलाइट करके अभी फिर से आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। और इस सीरीज़ को पूरी पढ़ना, मैं जो अभी 7 से शुरू कर रही हूँ तो 7 से 12 तक इस सीरीज एसएसटी की सीरीज है एनसीईआरटी की, मैं उसे कंप्लीट करूँगी। और इम्पॉर्टेंट सारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी एसएसटी की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और नोट्स को या तो लिख सकते हैं या तो अपने सुविधा अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर टीचर्स एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग एनसीईआरटी को चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक है और सबसे पहले है समानता, है ना, इक्वलिटी। ठीक है, समानता तो सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो हमारे परिवार से शुरू करें, चाहे वो हमारे परिवार हो, परिवार में हर सदस्य चाहता है कि हमें हमारे साथ समान व्यवहार करें। अगर हम परिवार से परिवार के बाद हम अगर सोसाइटी के तक जाएं, सोसाइटी के बाद हम लोग राज्य, है ना, राज्य के बाद देश, अगर इसी तरह छोटी छोटी इकाइयों के साथ बड़ी इकाइयों में जाए तो सभी को समानता की आवश्यकता होती है और सभी समानता चाहते हैं। और समानता के लिए समय समय पर इसके लिए आंदोलन भी हुए, है ना। और आज हम लोग जो फीमेल और मेल के साथ जो समानता का व्यवहार किया जाता है वो इसी का नतीजा है कि आंदोलन हुए। हमारे जो पूर्वज है या हमारे पुराने जो हमारे आदरणीय जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन किए और आगे बढ़ चढ़कर समानता को लागू करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग समानता से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी का ये समानता के बारे में दिखाया गया है एनसीईआरटी के बारे में और हमें समझाने की कोशिश की गई है इस पिक्चर के माध्यम से। तो देखो समानता के बारे में, देखो यह क्या है, यह क्या आपको अपने जीवन, जो पहला चैप्टर है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा, है ना, गरिमा को चोट पहुंचती है। गरिमा यानी आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, आपको उस समय कैसा महसूस होता है। तो ये पिक्चर देखो दी गई है। इस पिक्चर को तो बहुतों ने देखा भी होगा और देखा नहीं होगा तो भी आप समझ जाओ कि ये एनसीईआरटी में दी गई है।
तो देखो 1975 में बनी थी ये पिक्चर, है ना। 1975 में ये पिक्चर बनी थी दीवार, है ना। दीवार फिल्म में क्या थी कि इसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है ना। ये अमिताभ बच्चन होता है ना, बड़ा होके बनता है, मतलब ये रोल करता है। और उसके बाद उसे जो पैसे ये पॉलिश कर रहा होता है ना फुटपाथ पर, और उसके बाद ये बड़े लोगों के द्वारा इसे पैसे फेंक के दिया जाता है, तो इसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है ना। ये हीरो रहता है कि इसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और ये उठ के खड़ा होकर कहता है कि मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लूँगा, है ना। उसके काम की भी गरिमा है, मतलब कि मेरे काम की इज्जत है, ठीक है। उसे उसका भुगतान आदर्श के साथ किया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये जो जिसे फेंक कर पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। ये दीवार पिक्चर की ये छोटी सी क्लिप है जो यहाँ पर एनसीईआरटी में आप लोगों को समझाने के लिए बोला गया है। तो इससे भी रिलेट करके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे समझना आवश्यक है कि इसकी काम की गरिमा यानी काम का सम्मान के बारे में इस पिक्चर के बारे में भी बताया गया है कि काम का भी यानी जिसका जो भी काम है, चाहे वो ऊंचे पद में ऑफिसर के रैंक में हो या कोई जो जूता पॉलिश कर रहा हो या नीचे ग्रेड के काम करते हो, उनका भी अपना सम्मान है। इसलिए किसी को ये काम के प्रति समानता की भावना को दिखाया गया है कि सभी के काम अपने अपने स्तर पर गरिमा पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। और देखो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, भारतीय लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र का अर्थ समझते हो? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, है ना। ये है लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र, अब उसके बाद देखो कि भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। हमारा जो संविधान है वो सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, है ना, वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, यानी जाति, धर्म, किसी भी शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, लेकिन वो भारतीय संविधान में सभी समान है, यानी समानता की भावना से देखे जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी देखो यहाँ से बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है ना। इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं अंडरलाइन कर दूंगी, खत्म होगा, असमानता खत्म हो गई है, यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। यानी कि कहा गया है कि कोई अभी भी जो हमारे आस पड़ोस या समाज या सोसाइटी या देखोगे कि वहाँ भी ऊंच नीच की, है ना, ऊंच नीच की भावना होती ही है, ठीक है। बड़े कास्ट, छोटे कास्ट या अच्छे और काम करने वाले यानी ऑफिसर ग्रेड के, वो अपने आप को बड़े मानते हो, और जो घर में काम करती हैं, आपके अगर घर में कोई आती है आपके घर के कामों में हेल्प करने के लिए, तो उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है ना। वे आपके साथ समान रूप से बैठ नहीं सकते हैं, है ना। अगर आप चेयर पर बैठोगे तो वो ज़मीन पर ही बैठेंगे, यानी ये क्या है, ये भी काम करती है और ये भी, लेकिन इन दोनों के बीच गैप है, ठीक है। वो क्या है, असमानता का गैप है। तो वही कहा गया है कि जहाँ ये तो संविधान में तो ये कहा गया है कि नहीं, ये लिखा हुआ है कि किसी को असमान व्यवहार ना करना है, लेकिन ये अभी तक खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है। कोई कानून, देखो यहाँ से, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं थी, लेकिन पहले क्या था कि इसके जो भेदभाव होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो उसके साथ तो उसे अपनी बातों को या अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए कहीं पर कोई ऐसा न्यायालय या कोई ऐसा लिखित अधिकार नहीं था कि वो जाके वो अपने बताए कि मेरे साथ क्या क्या
होता है मेरे साथ, क्या सम्मान की भावना नहीं रखी जाती, असमानता की भावना अपनाई गई है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब अनेक कानून है ना लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। लेकिन अब क्या है, हमारे संविधान में उसके लिए कई कानून बने हैं और उन कानून के द्वारा ही कोई अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करे, तो हम उस पर अपने न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला न्यायालय है ना, यानी अपने वहाँ पर जाके अपने लिए अधिकार को मांग सकते हैं कि मेरी क्या क्या अधिकार हैं और समानता की भावना, जो हमारे साथ असमानता की भावना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब भी हम मांग सकते हैं। तो अब देखो आगे, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। देखो क्या प्रावधान है। प्रथम में क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। पहला प्रावधान क्या है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, यानी कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या घर में काम करने वाली कोई कांता हो, उसका नाम दिया गया कांता हो, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि कांता के लिए अलग नियम कानून हो और जो राष्ट्रपति है उसके लिए अलग कानून हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो राष्ट्रपति हो या कांता जैसी कोई घरेलू काम करने वाली महिला हो, दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है। और देखो सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है ना, सभी के लिए समान कानून है। दूसरा, सेकंड क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष है ना, यानी मेल फीमेल होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, जहाँ तक मुझे याद है कि जो लड़का है वो बाहर जाके काम करता है और पैसे कमाता है, और जो लड़की है वो घर में खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है ना। ये सब ये इसी से बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। और उसी तो समझ लो कि एनसीईआरटी को कैसे फॉलो किया जाता है, सीबीएसई या जेटेट। तो अब जेटेट का जो 2016 के बाद जो जेटेट नहीं हुई थी, लेकिन अब जब भी जेटेट होगी तो उस पर अब थोड़ा टफ होगा, पहले की तरह नहीं होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। अब टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, एसेशन रीजन के जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जेटेट में इसी तरह की जेटेट जो सहायक आचार्य हुई थी इसके पहले, और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब थोड़ी टफ होगी, तो एनसीईआरटी को आप छोड़ना नहीं, उसे पकड़ के ही रखना और आप इस सीरीज को पूरा देखना और चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और इसे वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, और लाइक भी ज़रूर करना। और कोई किसी भी तरह की आपको अगर कोई भी आपको परामर्श देनी हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो जो या आप जो किसी भी तरह की अगर आपको इसमें अगर कमी लग रही हो तो उसे भी आप मुझे बता सकते हो। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ तक हम लोग, और तीसरा क्या है, और इसको ये जो है उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, वो सारे लिखे हुए हैं। तो आप लोग नोट्स के द्वारा भी इसे पढ़ सकते हो, या नोट्स के द्वारा जब आपको तैयारी जब एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो इतने लंबे चौड़े तो नहीं पढ़ोगे, तो आपको शॉर्ट्स जो नोट्स चाहिए तो वो आप लोग देख के अब दिमाग में बैठा सकते हो। तो उस नोट्स को भी आप लोग प्रिंट आउट कर लेना या लिख भी लेना, तो दोबारा आप लोगों को ध्यान में रह जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है ना, किसी को भी रोक टोक नहीं है, जैसे बाग बगीचा, मंदिर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, होटल, दुकानें, बाजार में सम्मिलित है ना, सब लोग सार्वजनिक
कुओं, देखो कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं, सभी के लिए है ना। चौथा क्या है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो आप क्या बता सकते हो, किसी को पता है कि अस्पृश्यता कौन से एक्ट में है, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा है या इसकी के बारे में कहा गया है, तो आप लोग बताना, उसके बाद मैं बताती हूँ। और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। शासन के संविधान द्वारा, देखो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। देखो समानता के अधिकार को किस तरह से लागू किया है, पहला कानून द्वारा, है ना, जो समानता का अधिकार है, इक्वालिटी, ठीक है, उसको दो तरह से किया है। पहले कानून के द्वारा, है ना, इसके लिए लिखित कानून है, जो असमानता के या किसी के साथ व्यवहार करेगा उसके तहत कानून के द्वारा उसे पनिश किया जाएगा। और दूसरा क्या है, सरकार की योजनाओं द्वारा, और सरकार की योजनाएं जो निकालती है, यानी कि जैसे अभी देखो, अभी झारखंड में ही देखो कि योजनाएं या कार्यक्रमों के द्वारा, अभी देखो मैया सम्मान योजना, ये सब क्या है, ये सब जो जिसके पास मतलब जो नीचे हैं, यानी हर लोगों को थोड़ी ना मैया सम्मान योजना मिली थी, वो किसी से जो नीचे तबके के थे, है ना, उसे ऊंचा करने के लिए या उसके सम्मान में ये इन योजनाओं या कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें राशि दी जाती है, ताकि वो अपने स्तर को थोड़ी ऊंचा कर सके। तो ये सभी इसका सही उदाहरण अभी रिसेंट में मैया सम्मान योजना को ही देख लो, है ना। तो इस तरह की योजनाओं के द्वारा भी उसमें समानता लाने की कोशिश की जाती है, यानी कहा जाता है कि आप लोग भी समान स्तर के हों। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं, ठीक है, कानून की बात करें तो भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। और कानून के साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक, है ना, असमानता, अनइक्वालिटी का व्यवहार किया गया है, ठीक है, व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं, है ना। ऐसे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, तो ऐसे बहुत से जो तबके के लोग हैं जो अभी भी नीचे हैं, यानी कि वो जो स्तर है उनका अभी भी नीचे है, अभी भी वो समान स्तर पर नहीं आए हैं, उनका जीवन और रहने सहने का ढंग, उसके एजुकेशन अभी भी निम्न स्तर का है। तो उन्हें ऊर्जा उठाने के लिए, यानी समान स्तर पर लाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, हर उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो इस तरह के योजनाएं बनाती हैं जो कानून की तरफ से कानून बनाया हुआ है उनके लिए। ये योजनाएं एक सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं, ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, है ना, अब उन्हें अधिक अवसर मिले। यानी कि कहा जाता है क्यों बांटा गया है सभी कैटेगरी को, ये ओबीसी, एसटी, एससी, है ना, पीडब्ल्यूडी, मतलब ये सब क्या है, ये सब बांटने का क्या मकसद है, ठीक है, ये मकसद है कि सभी को उसी अनुसार से क्या उन्हें मौका दिया जाता है कि इसमें इतने परसेंट आपको छूट मिलेगी, इसमें इतने परसेंट छूट मिलेगी, इसमें इतने परसेंट छूट मिलेगी। ये सब बांटने का क्या है कि जो नीचे एसटी एससी हैं उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा छूट मिलेगी, क्योंकि वो अब नीचे तबके के हैं, उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाया है। जो पहले जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाया है। ये जनरल में भी कोई ऐसे हैं जो नीचे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको भी उनके आर्थिक स्थिति के माध्यम से, यानी उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी मौका दिया गया, है ना। तो ये सब क्या है कि उन्हें अवसर दिया गया, जो अभी नीचे हैं जिन्हें अवसर नहीं मिला है उन्हें और अधिक अवसर देकर उसे समान स्तर पर लाया जाए। तो इतनी जो एनसीईआरटी में यही समझाया गया है कि कभी समानता को हम कैसे लागू कर सकते हैं, कानून द्वारा, या अपने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम अगर मान लो कि एनसीईआरटी यहीं से क्वेश्चन पुटअप करे कि समानता को हम लागू कर सकते हैं कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं के द्वारा, ठीक है। और अगर सेकंड ऑप्शन रहेगा कि हम
सरकार अपनी मन मुताबिक कानून और सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर सकती है ना। तो ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, इसीलिए हर लाइन को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपके एक भी ऑप्शन के अनुसार आपका दिमाग क्लिक करे कि हाँ ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाली है। और देखो जीरो हंगर, ये क्या है? ये योजना है सरकार की, जो मैंने अभी बताया कि योजनाओं के द्वारा सरकार उच्च स्तर पर लाना। जो अभी सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो आते नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो सरकार ने जीरो हंगर, या तो जो नीचे स्तर के हैं उन्हें तो खाना नसीब होता नहीं है, माँ या पापा काम पे चले जाते हैं और उनके घर में खाना नहीं पक पाता, जिससे खाना नहीं बनेगा तो बच्चा स्कूल क्या जाएगा। तो इसे क्या जीरो हंगर इसीलिए लाया गया था। मध्याह्न भोजन जो लाया गया था वो इसी के कारण लाया गया था। और जीरो हंगर यानी कि जो भूख है उसको पूरी तरह जीरो करनी है, ठीक, ये भूखमरी को समाप्त करना है। तो ये था क्या, मध्याह्न भोजन जो था, देखो यहाँ पर है दिशा में, देखो ये योजना मध्याह्न भोजन, ठीक है, की व्यवस्था करना, ये क्या थी? ये की योजना थी। और जीरो हंगर यानी कि जो भूखमरी है उसको भी, ये भी योजना थी। ये सतत विकास का लक्ष्य था, लक्ष्य नंबर 2 था। उसके अनुसार जो जीरो हंगर करनी थी, यानी भूखमरी को पूरी तरह से समाप्त करनी है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को भूख से जान ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए जीरो हंगर करनी थी। और मध्याह्न भोजन में क्या, बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और उन्हें, तो इसके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई कि बच्चे इसी लालच में कम से कम स्कूल आएँ और उन्हें खाना मिले तो वो पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये सभी क्या है, योजनाएं हैं। अब नेक्स्ट देखो की व्यवस्था की गई इस कार्यक्रम के अंतर्गत, देखो ये मध्याह्न भोजन के बारे में कहा गया है। सरकार ने कदम उठाया था और अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में, है ना, सरकारी जो प्राथमिक स्कूल हैं, बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम, देखो ये इम्पोर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो ये नोट्स मैंने बनाया है, उसमें सारे पुटअप किए गए हैं, जितने भी ये सब है उसे शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है कि जो इम्पोर्टेंट है वे ही आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे आप नोट्स को देख लेना, बाद में ये पढ़ने के बाद तो आपके माइंड में एकदम पूरे पुटअप हो जाएंगे, तो और आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर जो प्रारंभ करने के लिए बात कही गई थी। तो ये कब की गई थी? 2001 में। हाँ, और ये कहाँ से शुरू हुई? सर्वप्रथम तमिलनाडु। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु की ठीक है। और आगे देखो, ये स्कूल में 6 माह तक हो गए और इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक, जिसका क्या हुआ, सब बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और दोपहर में, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेने लगे। ठीक है, और नियमित रूप से, सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश लेने के बाद वो नियमित रूप से रेगुलर स्कूल जाने लगे और उनकी संख्या अधिक होने लगी स्कूल में। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने, देखो अब नीचे देखो, देखो खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। तो क्या होता था कि वो सामने घर होते थे कि मुझे भूख लगी है, मम्मी सुबह में खाना नहीं बनाई थी तो मैं ऐसी तरह स्कूल आ गया, अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे घर जानी है। तो टीचर्स भी सोचते हैं कि चलो सामने है और स्कूल जाएगा, खाना खा के वापस आ जाएगा। लेकिन बच्चे क्योंकि ये प्राथमिक बच्चों के लिए थी, तो बच्चे तो फिर दोबारा स्कूल आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो घर में ही खेलते खेलते या
रह जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो उनकी पढ़ाई पे काफ़ी क्षति होती थी। तो अब इससे क्या हुआ कि वो मध्याह्न यानी दोपहर का भोजन वहीं खाते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। और अगर खाना नहीं भी बना है तो वो जानते थे कि हमारे स्कूल में खाना मिल ही जाएगा। तो जो उनकी मम्मियाँ भी थी वो भी उन्हें घर स्कूल तक पहुँचा आती थी और वे अपने काम पर चली जाती थी। तो इससे क्या हुआ, इस योजना के द्वारा, सरकार की योजना के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद सारे जो पूरे भारत में इसे लागू करने की बात कही गई। तो सबसे पहले ये कहाँ इसके थी, तमिलनाडु में, है ना। कहाँ स्टार्ट हुई, तमिलनाडु में। और 2001 से सरकार बोली कि 6 महीने के अंदर सभी इसे अपने राज्य में लागू करें। सभी सरकारों से ये अपील की गई। अब देखो क्या था कि अब आपको जाननी है कि भारत जो मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन बोलो, बीच का दोपहर का भोजन कार्यक्रम क्या था। तो अब तो समझ में आ गई कि क्या था, है ना। तो आप इसे लिखना कि क्या था, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो कि परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, वो बता रही हैं, जो तमिलनाडु में शुरू हुई थी, तो वो अपनी बात बता रही है। उनकी उपस्थिति में सुधार आए। मैंने बोला था कि ये सुधार आए और वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर जो दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, यानी कि कोई दिहाड़ी का मजदूरी कर रहे हैं या कोई कुछ भी मजदूरी कर रहा है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए उन्हें टेंशन होती थी कि बच्चा स्कूल से घर आया है तो पता नहीं कहाँ होगा। तो वो उन्हें फिर वापस आना पड़ता था काम छोड़ के, तो उन्हें भी टेंशन होती थी। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा मम्मी भी खुश और बच्चे भी खुश, कि मम्मी भी खुश कि बच्चे सेफ हैं, उन्हें खाना मिल रहा है, और बच्चे भी खुश कि चलो हमें खाना मिल रहा है और स्कूल में ही रह रहे हैं। अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों, एक नई चीज आई, जातिगत, ये सब जो टिपिकल वर्ड्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। पूर्वाग्रहों, ठीक है, यानी जातिगत पूर्वाग्रहों का मतलब क्या हुआ कि पूरा पढ़ लेती हूँ उसके बाद समझाती हूँ, ठीक है। देखो, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम में रखा गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, है ना। यानी कि भूखे पेट भजन नहीं होती, वो हाल था कि जहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो पढ़ाई में कहाँ मन लगेगी, है ना। लेकिन ये मध्याह्न भोजन जो सरकार की योजना थी, जो मध्याह्न भोजन की, उसके द्वारा बच्चे को पढ़ाई में भी मन लगने लगी। और ड्रॉप आउट या बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते थे, वो उन्हें भी अब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी। माताएं भी खुश हुई कि उन्हें मतलब बहुत तरह से लगा कि इस योजना से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई, कभी काफ़ी अच्छा हुआ। साथ ही साथ देखो, जातिगत पूर्वाग्रह, इसका क्या अर्थ है कि जो जातिगत भेदभाव थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या नीचे कास्ट का है, या कोई भी है, मतलब बहुत सारे जो भेदभाव थे, जातिगत पूर्वाग्रह थे, या जातिगत पूर्वाग्रह ये ना कहा जाए कि अंधविश्वास। पूर्वाग्रहों का मतलब है कि अंधविश्वास थे कि ये नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का है, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसके साथ छूना नहीं, इस तरह के काफ़ी जातिगत भावनाएं दूर हुई, है ना। क्योंकि देखो, बच्चे हैं, उन्हें तो उतना पता नहीं है, और बच्चे साथ में खाने लगे, एक दूसरे को दोस्त बनाने लगे। और कोई महिलाएं जो नीचे जाति की थी, दलित महिलाएं थे, वो भी खाना पकाने लगी। काम तो काम है, तो वो बच्चों को भी खाना पड़ता था और महिलाएं भी अपना खाना बनाती थी। इससे क्या है, इससे दोनों में भेदभाव कम होते गया, उनमें जातिगत पूर्वाग्रह कम होते गई, और जिसका परिणाम हुआ कि दोनों में इक्वालिटी आने लगी, समानता आने लगी, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, है ना, और किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में
वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे हैं, है ना, अब तो वो तो सरकारी स्कूल यानी सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे आते हैं बेसिकली, है ना, तो इसीलिए साफ साफ एनसीईआरटी कहा है कि जहाँ पर अब देखो अमीरों के स्कूल में क्या हाल है, उन स्कूलों से बहुत अलग है ना। अमीरों के जहाँ स्कूल अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब यानी कि सरकारी स्कूल से बहुत ही अलग है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है ना। इसे इस नाम को याद रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। जैसे ये कौन थे, दलित थे, है ना, जैसे बच्चे जिसके साथ भेदभाव या असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार कर देते हैं, है ना। कहा गया है कि कानून तो बना है लेकिन कानून बस धरा का धरा रह जाता है और कहीं ना कहीं असमानता जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ असमानता का व्यवहार हो ही रहा है, ठीक है। अब देखो अपने आत्मसम्मान, ये कौन है, इनका नाम तो सभी को पता है और पता है तो प्लीज़ इसे बताएं कि कौन है ये, सभी को पता है होगा, विधि भीमराव अंबेडकर की ये फोटो है, ठीक है। और देखो ये लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन्होंने अपने देखो लिखा हुआ है, इसे पढ़ लो। मनुष्य नाशवान है, ठीक है, सही बात है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। तो समझ लो, जितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ सीख लेना इससे, और अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाना है। तो अगर आत्मसम्मान बचानी है तो थोड़ी पढ़ाई कर लो और मम्मी पापा का थोड़ा नाम रोशन समाज में अपने थोड़ी सी पदवी बढ़ा लो, ताकि सब कोई अब तुम्हारे आत्मसम्मान करे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण यानी सबके विचारों में बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन हो रही है। यद्यपि लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है ना, लोगों के समझ में है कि कानून में ये गलत है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक का अधिकारी है। तो बस वही सब लिखा हुआ है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्ति, चलो ये सब कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, जो अन्य लोकतंत्र हैं वहाँ क्या समानता के मुद्दे हैं उसे देखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ही ऐसा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे इंडिया या हमारे भारत में ही लोकतंत्र में ऐसा, लोकतंत्र तो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, लेकिन भी अभी भी हम असमानता है ना, और समानता की भावना की कमी है। तो क्या ये सिर्फ हमारे ही देश में है कि किसी जो दूसरे देश में भी वो भावना है। तो पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। जहाँ असमानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष है, होता आ रहा है और होते आया है और होते रहेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा रही है, में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, है ना,
जिनके पूर्वज गुलाम थे, है ना। तो पहले क्या था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या था, जो अमेरिका था उसमें वो ब्रिटिश के औपनिवेशिक थे, है ना, ब्रिटिश राज्य के औपनिवेशिक थे। उसमें साथ साथ वहाँ पर अफ्रीकन लोग भी रहते थे। तो अफ्रीकन काले और अमेरिकन गोरे, तो दोनों में भेदभाव होती थी कि वो अफ्रीकन नीचे तबके के हैं, है ना, तो उनके साथ भी व्यवहार बुरा ही किया जाता था। तो वो थे कि पूर्वज क्या, साथ ही साथ जिनकी क्या थे, तो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो अफ्रीका के अमेरिकन थे, वे उनके पूर्वज गुलाम थे। उन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था अमेरिका में, और अफ्रीका से लाए गए थे। जिसे क्या कहता कि अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, ठीक है। जबकि 1950 के अंतिम दशक, यानी कि जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 को, और यहाँ पर क्या हुआ था, 1950 के दशक में ही अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन उसी समय स्टार्ट हो गए थे। और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था ना। उन्हें ट्रेनों में बैठने नहीं दिया जाता था जहां गोरे लोग होते थे, यानी अमेरिकन लोग होते थे, वहां पर काले लोगों यानी अफ्रीकन लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था। ऐसे बहुत सारे भेदभाव थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। होता था कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, ठीक है, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इस तरह का होता था। ये डिस्क्रिमिनेशन था पूरी तरह से, है ना, भेदभाव थी सबके, जो गोरे काले की भेदभाव। तो आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, गोरे काले के भेदभाव नहीं, आप लोगों ने शायद सुना हो, गोरे काले की भेदभाव नहीं। मुझे तो पूरी याद नहीं है, लेकिन इस तरह का एक गाना भी बना है। जो पहले बनते थे, अब तो कुछ अजीबोगरीब गाने बनते हैं, है ना। और रोजा पार्क के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि ये कौन थी, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रोजा पार्क याद रखना, रोजा पार्क्स। अब कब की बात है, 1913 से 2005 तक की एक घटना के बारे में हम लोग देखेंगे। एक अफ्रीकी अमेरिकन थी, ये क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। वो कब 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। क्या हुआ कि एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी कि जब वो काम करके आई थी, एक महिला थी रोजा पार्क्स ना, पार्क्स देख लेना, पार्क्स। और ये क्या होती, अफ्रीकी अमेरिकन थी, क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन थी। उसके साथ यह क्या हुआ कि ये 1955 की घटना है। वो काम करके लौट रहे थे और वो कहाँ पर, बस पे सीट पर बैठी थी। तभी एक गोरा आया, और गोरे आने से वो क्या हुई कि वो सीट, गोरे आने से क्या था कि उसे सीट देना पड़ता था, लेकिन ये क्या कि सीट नहीं दी। तो उसके बाद ये क्या, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ इनकार करने के बाद ये आंदोलन इतना बढ़ गया, मतलब इन दोनों से धीरे धीरे पूरे देश में ये अमेरिका में बढ़ गया। तो इससे आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं तो ये थी असमानता का व्यवहार, जो इसके साथ ही नहीं, पूरे अमेरिका में अफ्रीकनों के साथ होता था, अफ्रीकी अमेरिकन जो थे उनके साथ होता था। लेकिन ये कहा जाता है कि वो चिंगारी थी, रोजा पार्क्स एक चिंगारी थी, जो मतलब ये तो लकड़ी का लट्ठा रहता है, लेकिन जब तक एक चिंगारी नहीं लगे तो ये आग कैसे लगेगी। तो रोजा पार्क्स की जो घटना है वो बस चिंगारी थी, और ये चिंगारी भड़क उठी, और ये जो असमानता का जो आग था वो भभक उठा, और उसके बाद जो कानून बने, विशाल आंदोलन का रूप ले लिया, है ना। और जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। जो आंदोलन हुआ वो मूवमेंट क्या कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है।
कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ठीक है, यानी कि आप ना कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, यानी कि एक तरह से मतलब पूरी तरह से अफ्रीकी अमेरिकनों को एकदम वहाँ के जो अमेरिकन थे उनसे पूरी तरह से अलग, या तो उनके शिक्षा या नौकरी या तो किसी भी तरह से उन्हें अलग ही समझा जाता था। तो ये भी कानून बनाया गया कि जो अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे हैं उनके लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना, सभी को किसी तरह का स्कूलों में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वही ये कानून बने। उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। ठीक है, यानी कि अमेरिकनों जो वहाँ के मूल अमेरिकन थे उनके लिए अलग स्कूल थे, और अफ्रीकी अमेरिकन थे जिनके पूर्वज इनके गुलाम थे उन्हें अलग स्कूलों में दाखिला देना पड़ता था। तो इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि दोनों इन लोगों के लिए सारे स्कूल खुले, उसके दरवाजे खोले गए, है ना, समानता का व्यवहार किया गया। तो सिविल राइट्स मूवमेंट एक वेरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट वहाँ के लिए साबित हुआ, और पूरे देश के लिए भी एक ऐसी मूवमेंट तैयार हुई और एक ऐसा कानून बना जो दूसरे देशों के लिए भी एक उद्देश्य बने। धीरे धीरे करके अन्य देशों, अन्य जगहों पर भी इसी के आधार पर समानता का कानून लागू किया गया। ठीक है, इसी के लिए खोले। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब थे। ठीक है, गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा नहीं है। यहाँ पर बात किया गया है, ये तो एनसीईआरटी की बुक है, सीईआरटी की बुक है, लेकिन ये सही बात कहा गया है। चाहे वो रोजा पार्क जैसे महिला हो, या हमारे स्टेट की महिला हो, या हमारे देश की महिला हो, या हमारे देश के बच्चों की बात करें कि यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ भी प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर गरीब तबके के बच्चे जाते हैं या जिनके जो आमदनी है कम है तो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक तो जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो वहाँ की एजुकेशन है, वहाँ के मतलब वो होती है ना कि वो इंजॉय के साथ पढ़ना या पूरी एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ वो कम होती जाती हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में हर तरह के कानून बने होते हैं, मतलब हर तरह के वो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को। वहाँ का स्तर, वहाँ का मतलब वहाँ की डिसिप्लिन काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस तरह के हर जगह मतलब आपको तो अंतर, ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला की बात करूँ या इंडियन, अंतर तो हो ही जाती है। तो इसी के बारे में एनसीईआरटी ने अपनी बात कही है। और देखो ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 है ना, जो अनुच्छेद 15 में बात कही गई है उसके बारे में कहा गया है कि अंश है अनुच्छेद 15 में क्या है कि मूल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जनजाति के आधार पर विभेद प्रतिषेध। ये बोला जाएगा कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो अब क्या है। ठीक है, लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की अपनी चुनौतियां भी तो हैं। ठीक है, लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं वो भी देख लेते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। यानी कि जो हमारा संविधान है वहाँ पर क्या आर्टिकल, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेता ने जो संविधान के नियम कानून या उन्हें लिखा
और तो उसके बाद भी उसमें संशोधन भी होते हैं, समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं, उसमें चेंजिंग की गई है, उनके नियम कानून को बदला गया है, उस पर तोड़ मरोड़ करके उसे आज के अनुसार ढाला गया है। यानी कि नए नए सवाल उठते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ोगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हुई लोकतंत्र के बारे में, बस यहाँ इतना ही दिया हुआ है। और देखो ये बॉक्स में देखो, इस बॉक्स में देखो, इस पिक्चर को देखो, एबिलिटी, और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2000 में क्या हुआ था, कब कानून बना था, देखो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब बना था, 2016 में, है ना, के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। इससे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, है ना, साइकोलॉजी में या SST में, इससे भी प्रश्न बनाकर, है ना, इसके साथ ये जो सीढ़ी से लाया गया है ना, जो इनको 4 लोगों द्वारा उठाया गया है, ठीक है, उठा के सीढ़ी से उतारा गया है, तो क्या इसके आत्मसम्मान का हनन नहीं हो रहा है ना। इसे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो इसे अच्छा लग रहा है या बुरा, तो इस प्रकार के इसके लिए ये स्लाइड वाले, है ना, कि सीढ़ी होनी चाहिए ताकि ये खुद से अपने से ये नीचे उतर सके, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसकी समझ विकसित होनी चाहिए, इसके समझ से ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, तो इसकी समझ होनी चाहिए। ये चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो CTET हो, JTET हो या KVS हो, है ना, NVS हो, DSSP हो, यानी कि हर टीचर एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह के दिए जाएंगे, ये रिलेट करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 2016 में अधिनियम बना था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, है ना, समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना, ठीक है, सरकार का दायित्व है ना, और सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा से सम्मिलित करना था। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल, भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, यानी कि सभी स्कूलों में ढलान वाली सीढ़ियाँ होनी चाहिए, ताकि ये बच्चा जो दिव्यांग है वो खुद से अपनी अस्मिता को बचाकर अपनी पहचान का हनन ना होने दे कि ये बच्चा अपंग है, देखो ये कैसे उतर रहा है, 4 लोग इसे उतार रहे हैं। मतलब ये दुनिया से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग हूँ सबसे। ठीक है, तो इस तरह के होने चाहिए, विकलांगों के लिए पहुँचाना सरल हो। तो ये सारे हैं। और नेक्स्ट अब देखो ये, और ये सारे जो अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये देखो, गरिमा, सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार की 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वोट, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, बस। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखना, और नोट्स में है ही है। और गरिमा का मतलब क्या है, संविधान तो जानते हो, नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, 1950। तो और ये फर्स्ट चैप्टर जो समानता है यानी इक्वलिटी, वो समाप्त हो गई है, और अब हम NCERT चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, और जो इकाई 2 है, क्लास 7 NCERT चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके ओवरव्यू को समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो NCERT है, और जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है, तो चलते हैं हम सेकेंड चैप्टर की ओर। ये है, पहले शिक्षकों के लिए यह दिया गया है, इसलिए मैंने इसे पढ़ा था, और जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो हमारा संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार है ना, इसमें उसमें समानता की जो पहला चैप्टर था उसमें समानता की बात की गई है, और इसमें इस चैप्टर में हमारे अधिकार की बात की गई है ना। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो कमेंट में आप जरूर लिखना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, और अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट होते होते मैं आप लोगों को जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताऊँगी, और
समझाऊंगी कि हमारा अधिकार क्या है और अधिकार की हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हैं, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो उसकी सीमा कहाँ तक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो जब भी चाहो और जहाँ भी चाहो मतलब जो अननेसेसरी काम है ना, और जिससे दूसरे के अधिकार का हनन हो, वैसे काम हमें नहीं करने हैं। तो अधिकार जो हमें हमारे संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उनकी भी एक सीमा है ना, उसी के अंतर्गत हम रह कर ये काम कर सकते हैं। जैसे हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है ना, ये मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें जिस धर्म को अपना रहे हैं तो दूसरे के धर्म को हम नीचा दिखाएं, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं मिले हैं कि हम इतनी भी हमें छूट नहीं मिली है कि हम किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन करें। अब हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की एनसीईआरटी जो दूसरा चैप्टर है, उसमें किन किन चीज़ों की बात की गई है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हमारी जो और ये दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक की है। और इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या बताई गई है। तो सबसे पहले ये शिक्षकों के लिए है कि हमारा संविधान यह बताता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का एक भाग है। यानी कि बोला गया है कि स्वस्थ रहने का अधिकार या हमारे स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और इस अधिकार को पाने के लिए सबको, पूरी लोकतंत्र में इस अधिकार को सभी जनता के लिए है। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस चैप्टर के अंत में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताऊंगी। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर को बताते बताते आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कहाँ तक इसकी सीमा है। हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ तक मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के कहाँ तक सीमा है। सीमा की बात मैं ये करूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें मौलिक अधिकार मिले हैं कि किसी को मतलब बोलने की, अपने अभिव्यक्ति बताने की, है ना, अपने विचारों को व्यक्त करने की ये सीमा मिली है। तो ऐसा नहीं है, ये अधिकार मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में हम गलत बोले या उसके अधिकारों का हनन करें, है ना, उसके ऐसा कुछ बोल दें कि उससे कष्ट हो या उसके जो अस्तित्व हो या उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का तो अधिकार है, लेकिन किसी के दूसरे के विचारों या दूसरे के को ठेस पहुंचाने ये अधिकार हमें नहीं मिले हैं। जैसे देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या कहा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म को मानते हो और किसी दूसरे के धर्म को आप ठेस पहुंचाओ कि नहीं, वो धर्म गलत है, उसे अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या नहीं है कि तुम्हारा धर्म ही सबसे ऊंचा है। तो ये सब क्या है, ये एक सीमा है कि हमारे मौलिक अधिकारों की भी एक सीमा है कि जिसके द्वारा हम अपने मौलिक अधिकारों का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो यही है मौलिक अधिकारों की सीमा। और इस चैप्टर में टीचर के द्वारा बताया गया है, टीचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे पानी, यातायात, स्कूल के फीस, किताबें, बाल श्रम इत्यादि, है ना। वॉलपेपर बनाए, जो आप लोग जैसे बीएड कर रहे होंगे तो उसमें जब आप लोगों को जब टीचिंग कराने के लिए स्कूल में भेजा जाता होगा तो आप लोग बच्चों को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन देते होंगे। तो वही है कि वॉलपेपर जो दीवार पर अपने छोटे छोटे टॉपिक, जो किसी टॉपिक को लेकर और छोटे छोटे उस पर जो थीम तैयार की जाती है, तो वही हुआ। चलो इस चैप्टर में हम सब समझ जाएंगे। और देखो, सरकार की कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व व सार्वजनिक हित जैसी अवधारणाओं की बातचीत अध्याय 3 में की गई है। यद्यपि विधायिका और कार्यपालिका, है ना, दोनों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, विधायिका,
है ना। और कार्यपालिका, विधायिका जो विधि बनाती है यानी कि जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका वो है जो उसका कार्यान्वयन करती है यानी कि कहा जाए कि उसे अप्लाई करती है जनता के सामने, है ना, और उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून का पालन करती है। तो वही हो गया। और नेक्स्ट देखो, अब हम लोग चैप्टर में एंट्री करते हैं। ये अध्याय 2 है, एनसीईआरटी क्लास 7, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, है ना, कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर जिले में एक या एक से अधिक, है ना, जिस तरह की जनसंख्या हो या वहाँ की पॉपुलेशन हो उसके अनुसार गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले जाते हैं, है ना, और वहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य की जैसे दवाइयाँ और इलाज चलते हैं, जहाँ तक गवर्नमेंट के द्वारा जिन जिन बीमारियों को मतलब देखा जाता है। तो यानी कि जैसे अभी देखो, मान लो कि पहले जो जन्म दर तो थी लेकिन मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक थी। तो मृत्यु दर बच्चों को, लेकिन अभी क्या हो गया है कि बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में जनता के सामने लाया, और जिसके कारण बहुत से स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल खोले गए हैं। और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सेविका वगैरह हैं वो घर घर जाके, चाहे वो बच्चे किसी घर में बच्चे पैदा हो या प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई वैसी बीमारी हो, जैसे कोई टीका हो, जैसे अभी पोलियो की टीका लगती थी, हर घर में जा के दी जाती थी। तो ऐसी योजनाएं भी लाई गई जिसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई, और स्वास्थ्य को बहुत हद तक, जैसे अभी पोलियो है वो काफ़ी हद तक मतलब वो इंडिया में पूरी तरह से समाप्त ही हो गई है ना। उसके बहुत ही कम केस हमारे सामने आते हैं। इसीलिए जैसे देखो, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसकी टीका या जिसकी दवाइयाँ अभी भी निःशुल्क बांटी जाती हैं। तो वो क्या है कि वो स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो वही हुआ। अब चलो हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि आखिर में इस चैप्टर में क्या बोला गया है। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र, मैंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, और जिसको भी पुनः पढ़नी है तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट है, तो वो अपना पढ़ सकते हैं। देखो, लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। लोकतंत्र में जो इसलिए अपेक्षा रहती है क्योंकि वो जनता के द्वारा ही, वोट के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, है ना। जनता द्वारा चुने गए नेता जाकर वही उनमें से एक या तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में जाते हैं और शासन की बागडोर संभालते हैं। इसीलिए वो सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, ये तो इच्छा रहती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है ना। ये या शिक्षा बहुत सारे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार प्रदान करना हो या गृह निर्माण, ऐसे बहुत सारे कार्य आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकते हैं। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ, उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उप शीर्षकों को देखिए, है ना। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखने कह रहा है क्या क्या है। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अपने आप में विचार कीजिए कि किस तरह जुड़ा हुआ है। तो आपके सामने तो काफ़ी आप लोगों ने भी देखा होगा कि आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं या सेविकाएं हैं, आप लोगों को या तो पोलियो के समय, पोलियो थी जो पूरे भारत में, पोलियो की महामारी को रोकने के लिए आप लोगों को टीका दी जाती थी। उसके बाद अभी फलेरिया जैसी बीमारियां हैं, उसके भी दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जाती हैं। तो ये सारी क्या है, सरकार की योजनाएं हैं। और निःशुल्क कभी कभी आती है, एक नर्स वगैरह या डॉक्टर की एक टीम आती है जो ऐसे गाँव हैं, ऐसे तबके हैं जो शहरों से बिल्कुल अलग हैं, तो वहाँ जाकर उनकी चेकअप कर निःशुल्क चेकअप की जाती है। तो इस तरह की काफ़ी योजनाएं हैं जो सरकार अभी लागू की हुई है, अभी चला रही है। तो जैसे देखो, पानी की व्यवस्था, है ना, पानी की व्यवस्था यानी कि अभी जो पंप है वो भी निःशुल्क डाले जा रहे हैं। घर और घर की भी व्यवस्था दे दी जाती है, ठीक है। इस तरह के बहुत सी योजनाएं अभी भारत में चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर, तो ये सारी योजनाएं चलती ही है। अब देखो, स्वास्थ्य क्या है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। केवल बीमारी से बचना ही स्वास्थ्य है, या एक मतलब सारे पोषण से युक्त व्यक्ति को ही स्वास्थ्य या स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर में स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार से सोच सकते हैं और अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। तो मैंने कहा था ना, केवल बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य नहीं है। आपके उपयुक्त
कोलाज है ना में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है। ठीक है, कुछ स्थिति ये कोलाज बनाए गए, यानी कि एक होता है ना कि एक इस तरह के अगर आपके दिख रहे हैं आपके सिम्टम्स है ना, इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं, तो वो अगर कुछ बीमारी के लक्षण हैं तो वो भी आप बीमार हो, और अगर अच्छे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अच्छे हो, यानी कि स्वस्थ हो। तो वही कहा गया है कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य में जोड़कर देखा होगा। तो अब आगे चलते हैं। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों का भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं ना, यानी कि केवल हम बीमारी पर ही ध्यान ना दें, बल्कि उसकी जड़, उसकी तह तक जाने की कोशिश करें जहाँ से वो आ रही हैं। जैसे देखो डेंगू, मलेरिया है ना, ये सब बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये तो अचानक हमारे शरीर में नहीं आ जाती है। तो ये किस जगह से इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो उस जगह को हमें ठीक करना है ताकि हम उसे जड़ से मिटा सकें। केवल डेंगू, मलेरिया या हैजा जैसी बीमारियाँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो पानी, हवा के कारण होती हैं। तो उस चीज़ को हमें ठीक करना है, ना कि केवल दवाई बांटने और दवाई खाने से ही ठीक हो सकती है। तो देखो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि लोगों को पीने के लिए स्वास्थ्य पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, ठीक है, या स्वच्छ पानी या प्रदूषण मुक्त यानी फ्री पोल्यूटेड है ना एयर, तो वातावरण मिले है ना, इन्वायरमेंट अच्छी हो, ठीक है, सामान्यतः स्वस्थ होंगे। वो क्या होंगे? सामान्यतः स्वस्थ होंगे अगर इस तरह का स्वच्छ वातावरण मिले, पानी मिले। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, दूसरी ओर क्या है कि लोगों को ऐसे भरपेट भोजन नहीं मिलने के कारण उनसे बहुत सारे बीमारियां भी आ जाती हैं, है ना। पोषण उन लोगों को, अगर बच्चा कोई तुरंत बच्चा जन्म लिया है और उसे सही तरह से उसके माँ को पोषण युक्त भोजन नहीं मिले तो उसे भी काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना, उसका शरीर सूखा हुआ हो जाता है, ठीक है। और आप मुझे एक कमेंट में ये बताएं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं अगर उन्हें सही पोषण ना मिले तो वो बच्चा जब पैदा होता है वो काफ़ी सूखाग्रस्त हो जाता है, उसे पोषण की कमी हो जाती है, तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, क्लास 7 की भी बुक में मैंने देखी थी, 6 या 7 की साइंस की। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखो उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना, यानी कि अगर आप बीमार रहोगे तो ना ही आपको पढ़ाई में मन लगेगी, ना ही भी अन्य काम में भी आपको मन लगेगी, और वही आप चुस्त रहोगे, पूरे तरोताज़ा रहोगे, भरपेट खाना मिलेगा, तो उसी काम को 1 घंटे में करना था तो आप आधे घंटे में ही कर लोगे, उतनी ही फुर्ती से करोगे। तो वही कहा गया है सुस्त, बस इसमें उसी बात को तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी बात को कहा गया है कि आखिर स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसी के बारे में यह कहा गया है। और नेक्स्ट देखो, हमारे भारत में जो स्वास्थ्य के लिए किन किन योजनाओं को लाया गया है, तो उसी का गया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, है ना, सेवाएं क्या है। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ पहलुओं का परीक्षण करें, और ये तालिका के माध्यम से कहा गया है कि तालिका प्रथम और द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करते हैं। जैसे देखो, संसार भर में भारत में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, यानी कि पूरे जो संसार में सबसे अधिक जो चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं और साथ ही साथ सबसे अधिक डॉक्टर यहीं से निकलते हैं। और लगभग हर वर्ष कितने हैं? 30,000, है ना, 30,000 से अधिक डॉक्टर योग्यता लेते हैं, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। और देखो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई, सही बात है। और 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। कितने अस्पताल थे? 2,717। और अब कितने हैं? और अभी देखो 90 तो ये आंकड़ा दिया गया है 1991 की दी गई है, तो अब हो गए हैं, उस समय की आंकड़ा 1991 की बात की गई है, इसमें 11,174 हो गए हैं। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अस्पतालों की संख्या सिर्फ 2,717 थी, लेकिन उसी के बाद 1991 में जब बहुत सी योजनाएं आए और हमारा देश में आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक, है ना, राजनीतिक तरीके से विकास हुआ, तो उसके बाद हमारे जो देश में काफ़ी संख्या में अस्पताल खोली गई, जिसके द्वारा स्वास्थ्य की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया। तो 2017 की ये है कि वो 2017 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 23,583, यानी कि काफ़ी संख्या में अस्पताल खोले गए हैं। और देखो इधर पूरी इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, तो और इसे आप लोग याद कर लेना, वैसे भी मैंने नोट्स में लिख दिया है, बट आप लोग पुनः पढ़ना, है ना, और समझने की कोशिश करना कि कितने हैं। देखो याद करने के लिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात है, तुरंत 1950 में
1947 के बाद, है ना, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में इसकी संख्या कितनी थी, 2000, है ना, ये राउंड फिगर में याद रखना, 2717 थी, है ना। और उसके बाद जब 1991 हुआ, उसके बाद कब हुई, क्या हुआ, 11,174। उसके बाद जब ये 2017 की ये जब डाटा आई, उसमें हो गया 23,583, यानी काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई। देखो, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं ना। तो चिकित्सा अगर पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप लोगों को, एसेशन रीजन में ही दिया जाएगा कि चिकित्सा पर्यटक कौन है और कहाँ से आते हैं, है ना, और चिकित्सा पर्यटक किस काम से आते हैं भारत। तो इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जा सकते हैं। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखना। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिसकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। यानी कि कहा गया है कि यहाँ पर वैसे बीमारियों के लिए भी अस्पताल हैं जो पूरे संसार भर में नहीं है। तो संसार में जितने लोग भारत आते हैं अपने इलाज के लिए। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा, है ना, ये याद रखना कि ये तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ भी निर्यात होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत से फैक्ट हैं, तो आप इसे रट लेना क्योंकि ये भी आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, इसके भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, है ना, अधिकतर डॉक्टर कहाँ बसते हैं, शहरी क्षेत्रों में, सही बात है। और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, सही बात है, ये भी सही है। यहाँ डाटा के अनुसार तो सबसे ज़्यादा संसार में यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है ना। भारत की जनसंख्या चीन के बाद ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन कुछ अब इस चीन के बाद भी इसके जो ये जनसंख्या के मामले में जो अपने रिकॉर्ड बनाए हुए था, वो चीन को भी पीछे छोड़ के लगता है आगे निकल ही गया है ना, क्योंकि जनगणना तो अभी हुई नहीं है। तो अभी पूरे उसके फैक्ट तक कहा नहीं जा सकता है कि जनसंख्या चीन से भी पार कर गई है हमारे देश की। जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, सही बात है। और भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तापेदिक, है ना, जो भारत में लगभग 5 लाख लोग किससे पीड़ित है, टीबी से मर जाते हैं, ठीक है। और 5 लाख लोग मर जाते हैं। इतने जो संसार में सबसे अधिक डॉक्टर, चिकित्सा महाविद्यालय या सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं, फिर भी कितने 5 लाख लोग तापेदिक से मर ही जाते हैं। इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले, यानी कि 5 लाख तो तपेदिक से मरते हैं और मलेरिया के तो 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या काफ़ी कम नहीं हो रही है। और ये संख्या क्या है कि कम नहीं हो रही है ये मामले। तो मेन रीज़न क्या है टीबी के? ऐसा नहीं है कि टीबी होने का मेन रीज़न उसे ढूंढना है, जैसे पानी खराब हो, हवा खराब हो तो इससे भी टीबी, और अगर पानी कहीं जमा हुआ है तो उसे मलेरिया वाले मच्छर पनपते हैं। यानी कि साथ ही साथ आपको ग्राउंड लेवल पर भी काम करना होगा, पानी हवा वगैरह को भी देखना होगा कि कहाँ खराबी है, कहाँ का जो पानी खराब है जिससे ये सब बीमारियां हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर हम सबको पीने के स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, सही बात है। और संचारणीय बीमारियाँ, ये बीमारियाँ क्या कहलाती हैं? संचारणीय बीमारियाँ। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि संचारणीय बीमारियाँ है क्या। तो अगर आप लोग इसे अभी हल्के में ले रहे हो क्योंकि ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी, चाहे वो सीटेट हो या स्टेट टेट हो या बोला जाए कि केवीएस एनवीएस, सारे में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उस समय पूछा जाएगा कि संचारणीय बीमारियां कौन कौन सी हैं और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, तभी आपकी खुश हो जाएगी और आप बोलोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये सब संचारणीय बीमारियाँ, ये सब समझने की कोशिश करें कि ये कैसे फैलती हैं, ठीक है। तो देखो, पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। ये क्या संचारणीय बीमारियां क्या होती है कि ये पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है, यानी कि फैलती है। इन बीमारियों में से 21% है ना, 21% जल जनित है, और ये संचारणीय बीमारियां हैं उसमें से 21% बीमारियां क्या है जो जल से होती हैं। जैसे देखो हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, है ना, ये सब क्या है, ये जल जनित बीमारियां हैं, यानी कि संचारणीय बीमारियां हैं जो एक दूसरे को फैलती ही जाती हैं। जैसे पेट में कीड़े, हैजा, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये क्या है, ये जल जनित यानी कि संचारणीय बीमारियां हैं। ये हो गया, ये सब याद रखना आप लोग। और क्वेश्चन तो इसी से बनते हैं, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से सुने और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन की हूँ और देख रहे हो तो उस फैक्ट को भी आप लोग याद रखना। और मैंने तो नोट्स पिन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी या तो प्रिंट आउट कर लेना या पुनः अपने कॉपी में लेके उसे याद कर लेना। और इसके बाद मैं चैप्टर को पढ़ाने के बाद, अगर 7th क्लास की चैप्टर समाप्त हो जाएगी उसके बाद, है ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगी ताकि आप लोग को पता चले कि एनसीईआरटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब भारत की समस्त
बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और अल्प पोषण के शिकार होते हैं। और ये क्या होते हैं कि अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, इन्हें पोषण नहीं मिल पाता है। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, ठीक है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ठीक है, सुविधा। ये सारे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, आप लोगों के घर के भी इर्द गिर्द आते ही होंगे, है ना। परामर्श, जो बहुत से विशेषज्ञ हैं जो नर्स परामर्श देते हैं, ठीक है। और ये जो जैसे कोई भी बीमारी हो या आने वाली हो या कोई परामर्श जो योजनाएं, है ना, उस योजनाएं के बारे में बतानी हो कि कौन कौन सी दवाइयाँ आप लोगों को, जैसे कुछ अभी अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास सेविका आती हैं, उन्हें खाने पीने की सलाह दी जाती है, बच्चा का पोषण देखा जाता है, ठीक है, कि किस प्रकार वो खा रही है, उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये सरकारी योजनाएँ हैं जो जनता के पास निःशुल्क भेजी जाती है परामर्श देने के लिए और जनता को बताने के लिए कि वो किस प्रकार अपनी स्वास्थ्य को देखरेख कर सकती हैं। तो ये हो गया, ये सब वही सभी दिए गए हैं। तो इसको अब आगे हम लोग चलते, नहीं तो बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट किया हुआ है वो सब देखिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को पहले ही पढ़ चुकी हूँ और आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है ना। ये क्या है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य केंद्र है उसे सरकार द्वारा चलाई जाती है ना, और वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ या सेवाएं दी जाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, ठीक है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं, ठीक है। यानी कि दिन ब दिन आज़ादी के बाद स्वास्थ्य में बहुत सी प्रगति हुई है ना। जो मृत्यु दर होती थी या तो शिशु की जन्म दर से अधिक मृत्यु दर अधिक होती थी बच्चों की, है ना, ये क्योंकि उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता था। महिलाएं जो थी वो पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाती थी, या तो मतलब उनके पास अपने स्वास्थ्य के लिए ये ज्ञान नहीं था कि वो क्या खाएं या अपने पोषण का कैसे ध्यान रखें। तो अब ये इतनी योजनाएं आ गई हैं या ग्राउंड लेवल पर ये काम किया गया है कि हर महिला को ये बताया जाता है कि वो स्वास्थ्य का अपना कैसे ध्यान रहे, और अब महिलाएं भी अवेयर हो गई हैं इससे, है ना। तो काफ़ी प्रगति हुई है स्वास्थ्य को लेकर। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है। अब दूसरा स्तंभ की बात करते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यानी कि इसमें आगे तो इससे आगे के पैराग्राफ है उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखें, ठीक है, उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखें। लेकिन अब कुछ इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हैं, तो इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो, सकारात्मक विकास के बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, ठीक है। यानी कि कोई तबका या हमारे देश का कुछ तबका स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसा तबका जो है वो अभी भी इन सेवाओं या इन योजनाओं से अनभिज्ञ है ना। उनके पास इन योजनाओं या सेवाओं का सही तरीके से उनके पास या तो उपयोग नहीं कर पाते या उनके पास इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है। तो इसी को बताया गया है कि एक स्तंभ तो उनका लाभ उठा रहा है, लेकिन दूसरा स्तंभ अनभिज्ञ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, ओके। इस इलाज का खर्च, अब देखो एक सिचुएशन की यहाँ बात की गई है ना, कि किस प्रकार सिचुएशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में किस प्रकार, जिस तरह पिछले चैप्टर में आप लोग समानता पढ़ रहे होगे, उस समय एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल के बारे में भी बताया गया था। उसी तरह इसमें भी कंपेयर करके बताया गया है कि एक दो फ्रेंड थे और एक जाता था सरकारी में और एक जाता था प्राइवेट में। तो एक सरकारी में किस प्रकार की सुविधाएं मिली थी और प्राइवेट में किस प्रकार की सुविधाएं मिली थी, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी। यही चीज़ दिया हुआ है इस चैप्टर में, है ना। तो उसको मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग को होगी तो आप इसे धीरे से पढ़ लेना। वैसे अब जो मैंने बताया है वही सब इसमें दिया गया है ना, कि क्या सुविधाएं थी, है ना। कितना जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें उस जो OPD है ना, काउंटर, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बार बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें OPD
काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। यानी कि ओपीडी जब हम लोग जाते देखो यहाँ पर है ना, या यहाँ पर अपने दिखाए जाते हैं कि हाँ मुझे क्या है, पुर्जा दिया जाता है, तो उसी को जब एंट्री लेते हैं उसे ही कहते हैं ओपीडी काउंटर। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सरकारी हॉस्पिटल की बात बताई गई है। बस दोनों में वही अपने आप दोस्तों की बातचीत है कि किस प्रकार मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधा मिली, और वो अपनी व्याथा बता रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधाएं हुई। ठीक है, बस वही दिया है। और अब देखो यहाँ पर ये तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं है ना, यानी कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की गई है। उपयुक्त कहानी में से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, वो तो बांटते ही हैं, वो शिक्षा में भी कहा जाए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये तो है ही है। तो उसी में कहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है और कहाँ पर खराब, और कहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा मिलती है और कहाँ पर खराब, या कहाँ पर लेंदी प्रोसेस होता है और कहाँ पर तुरंत वो सेवाएं हमें उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह कंपेयर करके इस चैप्टर में समझाया गया है। तो एक यही चीज़ दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब नेक्स्ट देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है ना। एक क्या है? स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार द्वारा चलाई जाती है, या केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं कि केंद्र और ये जो अस्पताल हैं आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो सार्वजनिक अस्पताल में सबसे पहले आती हैं, है ना, यहीं आती हैं। ठीक है, जो सरकार को लगता है कि नहीं इसके बाद इस स्वास्थ्य के लिए इस काम को करना चाहिए, तो ये सरकार, केंद्र और अस्पताल, ये ठीक है। मेरी राइटिंग तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी तो इसी तरह मैं लिख रही हूँ, बट आप समझ जाना कि केंद्र में कौन है? सरकार है, और सरकार और ये अस्पताल, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। यानी सरकार ही जो सार्वजनिक अस्पताल है वहाँ पर योजनाएं और फ्री की दवाइयाँ वगैरह वहाँ पर लाती हैं ताकि जो पूरी जनता है उसका लाभ उठा सके। केंद्र व अस्पताल में आपस जुड़े हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करती हैं। सही बात है, ना कि ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अस्पताल है। और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियाँ, यानी कि साधारण बीमारी यानी कि नॉर्मल बुखार से लेकर बड़े बड़े जैसे कैंसर वगैरह, अभी बहुत से ऐसे योजनाएं लाए गए हैं जिसके द्वारा कैंसर का फ्री में इलाज, ऐसे बहुत से मतलब टिपिकल जो बीमारियां हैं जो काफ़ी जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, वो सरकार की योजनाओं के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपना स्वास्थ्य का अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। ठीक है, तो का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ग्राम के स्तर पर भी है, ठीक है, जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। यानी ग्राम स्तर पर कौन कौन होते हैं? एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, साथ ही साथ जहाँ प्राय क्या होता है? नर्स होती है। ठीक है, नर्स प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी होता है। ठीक है, उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना, उन्हें कैसे वो ग्राम स्तर पर काम कर सके उसके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यानी कि नर्स कहो कि अभी ग्राम स्तर पर अगर रिलेट कर सकते हो तो ग्राम सेविका ही ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें समय समय पर ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग लेने के लिए भी जाते हैं कि कैसे आप प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर सकते हो, आप कैसे उसके अगर बच्चे के वजन कम है जन्म के बाद तो उसे किन किन चीज़ों का या किन पोषक तत्वों को दो कि ये उन जो महिलाएं हैं उनको ये बताती हैं कि ताकि उसकी जो ग्रोथ हो या उसके वजन में वृद्धि आए। तो इस तरह के उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वही कहा गया है। सामान्य बीमारी से ये हो गया। प्राथमिक स्तर में डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई ग्रामों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल है ना, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक हुआ था जिसमें अमन को ले जाया गया था, है ना। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात की गई जिसमें अमन एक लड़का था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है। देखो ये सार्वजनिक कहा गया है। किसे सार्वजनिक कहा गया है? देखो स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है।
सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। शुरू में ही कहा गया है ना कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है तो ये लोकतंत्र में जो जनता है वो अपने वोट के द्वारा जो चुनकर भेजी गई है ना, और सरकार जिसका बना है वो वोट देकर ही भेजी है, तो सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी जनता का ख्याल रखे, उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखे। और हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिली है स्वच्छता का अधिकार, तो उससे भी उसको भी उसके लिए योजनाएं लाए, है ना, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दें, तो यही कहा गया है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता ये हो गया। सेवाएं चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग, है ना, टैक्स, है ना, जो टैक्स देते हैं, है ना, उसी धन को जो हमारी, आपको क्या लगता है, जो सरकार हमारी जो निःशुल्क जो टीकाकरण करती है या फ्री में दवाइयाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बांटती है, या जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी जो व्यक्ति उसका इलाज नहीं कर पाता उसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, ये कहाँ से आती है? ये सभी टैक्स से आती है। यानी कि जो भी है वो टैक्स जो कलेक्शन होती है उसी को ये इन सब चीज़ों में दिया जाता है या खर्च किया जाता है। जैसे आप देखो, आप टोल टैक्स कहा जाए, अगर रोड बन रहा है तो आप जा रहे हो तो जगह जगह पर अभी टोल टैक्स दिया जाता है, तो ये क्या है? ये टोल टैक्स यानी कि जो टैक्स है वो ये टैक्स के जितने भी पैसे हैं वो इन्हीं को रोड बनाने या इसकी मरम्मत करने में खर्च होते हैं। तो वही हुआ कि टैक्स का उपयोग करके इन सेवाओं को निरंतर चलाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। टैक्स की बात की गई। अब यहाँ पर देखो कौन बीमारियों की बात की गई है। अभी मैंने कहा था ना, जो ये सब स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। ठीक है, और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि ये सारी बीमारियां किन किन चीज़ों से फैलती हैं? पानी से, हवा से, मच्छर से, है ना, इन सभी को आप बताना कि ये, आप कमेंट में ये लिखना कि टीबी किससे होती है, मलेरिया किससे होती है, पीलिया किससे होती है, दस्त कैसे फैलता है, हैजा, चिकनगुनिया, इसे आप लोग बताना कि कमेंट में। और अगर नहीं जानते हो तो गूगल बाबा से सर्च करना और इसे ज़रूर कमेंट में लिखना ताकि आप लोग को याद रह सके। और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर के छतों आदि पर पानी एकत्र करें, है ना, पानी एकत्र ना होने दें। ठीक है, तो क्या कि मच्छरों से बचने के लिए क्या है, अगर बहुत दिनों तक एक ही जगह पर पानी जमा रह जाता है तो उसे भी मच्छर पनपते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मच्छरों को मारने के लिए एक ट्रक या कोई भी गाड़ी वगैरह आती है, वो जो दवाइयों का छिड़काव करती है, ऐसे स्प्रे टाइप के, है ना, स्प्रे जो गाड़ियां हैं वो स्प्रे करती हैं। ठीक है, शाम या सुबह को स्प्रे करती है पूरे सिटी में, ताकि जो मच्छर वगैरह जो छोटे छोटे उसके पनपने वाले हैं वो सारे मर जाएं, है ना। तो ये बड़े बड़े शहरों में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, देखो गाँव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देते एक डॉक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो देखो, हमारे संविधान की बात की गई कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है ना। तो जीवन की सुरक्षा भी क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। यानी कि जो अचानक से बीमारियां हो जाती हैं तो उसके इलाज के लिए भी है, या तो चोट भी लग जाती है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाती है तो उनकी भी सुविधा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब देखो, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो गई। अब हम लोग कंपेयर के साथ दोनों को तो समझना आवश्यक है, क्योंकि आप अभी क्लास 7 की बुक पढ़ रहे हैं और आप जब क्लास 7 के स्टूडेंट को, अगर टीचर बनने के बाद क्लास 7 के स्टूडेंट को आप पढ़ाओगे तो उसी के माइंड मैप के अनुसार जितनी उसे ज्ञान है ना, उसी को ज्ञान की वृद्धि करना है। इसीलिए दोनों में कंपेयर करके बताया गया है उस बुक में कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या अंतर है और क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, तो उसी के बारे में कहा गया है। तो हम अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में समझेंगे।
अब देखो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया गया है, थोड़ा पिक्चर को भी समझ लो ताकि दिमाग में रहे। देखो यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है ना। मतलब इन ऐसे जो संक्रमणों से मर जाते हैं जिसे रोक पाना संभव है, लेकिन वहाँ तक अभी सरकार की पहुँच नहीं हो पाती है और जिससे वो मर जाते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है ना, RFP, इसे भी याद रखना, RFP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है देखो, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, ठीक है। मिल जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी यानी विशेषज्ञ की सेवाएं यानी कि जैसे बच्चों के लिए अलग डॉक्टर है ना, स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है। और जैसे अगर मान लो कि शरीर में ही कहा जाए कि दांत के लिए, नाक के लिए, यानी कि यहाँ से ऊपर के लिए अलग डॉक्टर, गर्दन से ऊपर के लिए अलग डॉक्टर, फिर जैसे फेफड़ों के लिए अलग, ठीक है, या कोई बीमारियाँ हो उसके लिए स्पेशलिस्ट, या कोई बहुत सी जैसे शुगर के के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि स्पेशलिस्ट कहा गया है कि वो विशेषज्ञ हैं। यानी कि बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि बच्चों के बीमारियों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, तो इसी को कहा जाता है स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, ठीक है। बहुत से विशेषज्ञ हैं, किसी चीज़ के विशेषज्ञ हो जाते हैं ना, तो उसे निपुण हो जाते हैं, तो उसे ही कहा गया है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ, या चाहे वो किसी भी हो, या आँख के डॉक्टर को कहते हैं ना कि वो आइज स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या दांत के डॉक्टर को कहते हैं। तो उस प्रकार के विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है ना। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं, यानी कि चेक कराने के लिए कि कहा जाता है ना कि नहीं आप अपने खून जांच करवा लेना, तो ये क्या, ये हम लोग वहीं पर अपने जैसे ब्लड चेकअप के लिए जाते हैं तो ब्लड की देते हैं, तब ना वो हमारी बताते हैं कि नहीं आपके ब्लड में ये कमी है, ये अधिक हो गया है, तो वे ब्लड चेकअप करवाने या यूरिन टेस्ट या कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो आप लोग प्रयोगशाला ही में जाते हैं। तो वही हो गया, जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे है ना, अल्ट्रासाउंड, ये सब क्या हो गया, ये प्रयोगशालाएँ हो गए। ऐसी दुकानें भी है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर सामने में दवाई खाना भी खुली रहती है ताकि आप वहाँ से दवाई लो तुरंत ही। और ये सब तो वही दिया गया जिस स्वास्थ्य में सरकार के स्वामित्व देखो। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वहाँ पर क्या सरकार केंद्र से वो जुड़ा हुआ था, है ना। और केंद्र में क्या कौन होती है, जो सरकार होती है, और सरकार और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनके साथ सीधा संबंध रहता है ना। जो भी योजनाएं लागू की जाती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लागू की जाती है, वो बताया गया था। जबकि निजी जो स्वास्थ्य सेवाओं पर उसमें किसका स्वामित्व रहता है, जो निजी रहते हैं, निजी स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं, उनका स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं है। जो सरकार का उसमें स्वामित्व अथवा नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसमें सरकार का स्वामित्व नहीं रहता है। इसमें पैसे कौन लगाता है, जो जिसके द्वारा वो खोले जाते हैं, यानी कि निजी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वो स्टार्ट किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि उसमें सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। सही बात है। और आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनी अस्पताल भी चलाती हैं, है ना। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी अस्पताल भी चलाती हैं, जैसे टाटा ग्रुप को ही देख लो, उनकी भी अस्पताल है। ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, कंपनियां हैं जो अपने अस्पताल खोले हैं, ठीक है। और वहाँ अब काफ़ी मोटी रकम लेके इलाज भी चलती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी रखे जाते हैं। तो कोई भी तो अच्छे अस्पताल में, जिसके पास पैसा है तो वो अच्छे अस्पताल में ही अपना इलाज कराना चाहेगा। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग तो समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं, यानी कि निजी सेवाएं अधिक हो रही हैं और सार्वजनिक जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है या स्टार्ट की जाती है उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं, क्योंकि निजी सेवाएं उपलब्ध एक ज़रूरत भी है और एक क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, समय पर पैसे तो ली जाती हैं लेकिन सुविधाएं के साथ साथ सही समय पर इलाज भी हो पाती है। जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर लेटनी प्रोसेस की जाती है या बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सभी अब निजी अस्पताल की ओर ही जाते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन
सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक है, दवाइयाँ महंगी हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। सही बात है। और देखो ये आप लोग पढ़ लेना, भारतीय आयुर्विज्ञान विशेष परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है? जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के लिए जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, है ना। सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो, यानी कि ऐसी जेनरिक दवाइयाँ लिखनी चाहिए जो उपलब्ध हो, है ना, कि ऐसी दवाइयाँ नहीं लिखनी चाहिए जो मिले ही ना, है ना। जेनरिक दवाइयाँ जो हर व्यक्ति को मिल सके, वही कहा गया है। वहाँ कब कहा गया है? आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता में, ठीक है। और अभी जेनरिक दवाइयाँ क्या है तो उसे भी हम लोग समझेंगे चैप्टर के अंत में। ये वही दिया गया है, कुछ खास नहीं है। ये औषधि स्टोर है। और ये सब आप लोग पढ़ लेना, कुछ खास इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, इसे पढ़ते हैं, केरल का अनुभव, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग को थोड़ी, यहाँ तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग केरल के बारे में पढ़ते हैं कि केरल का अनुभव देखो। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया था। यानी कि केरल में जब 1996 में एक क्या किया गया था, जो पूरी बजट यानी कि बजट थी उसका जो 40% उसके स्वास्थ्य पर ही खर्च कर दिए गए थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, और इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसीलिए अभी देखो केरल की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है ना। यहाँ शिक्षा का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है पूरे भारत में। तो ये सब काम किए गए। अब देखो कोस्टा रिका की तरीका। कोस्टा रिका में क्या किया गया था? कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे, पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा जब हमने इक्वालिटी पढ़ी थी, समानता, उसमें क्या जो अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं की बात की गई थी, अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं की बात की गई थी, है ना। और यहाँ पर क्या हो, कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। अगर कोस्टा रिका क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोस्टा रिका अफ्रीका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर है, मध्य गलत हो जाएगा, और आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य अमेरिका का एक स्वस्थ देश है। हाँ, इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसे संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेगा, है ना। उसने क्या निर्णय लिया था कि देश में सेना के बदले, सेना में जितने पैसे खर्च होते, अभी भी हमारे भारत में सेना में जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर भारत की बात करूं तो भारत में जितने सेना में पैसे खर्च किए जाते हैं उससे शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किए जाते, तो काफ़ी विकास होता हमारे देश का। तो यही काम किया था कोस्टा रिका, जो मध्य अमेरिका का देश है। एक वो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च किया गया था। यानी कि पानी, हवा को कैसे शुद्ध रखना है, पानी को स्वच्छ पानी कैसे उपलब्ध करानी है, इस तरह के कार्यों पर ध्यान दिया। उसमें किसे क्या हुआ कि सबसे एक समय ऐसा आया और संविधान में अप्लाई किया गया, या संविधान में लिखा गया कि ये नेसेसरी है और ये मौलिक अधिकार है कि सभी को इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश को स्वच्छ होना जरूरी है। सही बात है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, ठीक है, मन का विकास होता है, ठीक है। तो वही हुआ कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ मन का विकास कहाँ से होगा? अगर मन ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो आप सही तरीके से ना सोच पाओगे, ना आप किसी भी काम को कर पाओगे। तो वही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत अधिक मानती है। तो और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी दिया जाता है। यानी कि जैसे आप NCERT की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें
उन बुकों में, उनके जो स्कूल के जो सिलेबस है उनमें स्वास्थ्य स्वच्छ कैसे रखा जाता है, योग करने से कैसे स्वस्थ हो रहोगे, है ना। तो उस तरह की पढ़ाई की जाती, साथ साथ उसे अप्लाई भी स्टूडेंट के साथ किया जाता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन उपायों को करना चाहिए, है ना। और ये हमारे चैप्टर समाप्त हो गई। इस चैप्टर में हमारे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है ना। यानी एक स्वस्थ जीवन जीना हमारा एक मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या अंतर है ना, किन किन सुविधाएं को किन किन सुविधाओं में अंतर है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सीधे सरकार से जुड़ी हुई होती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी कंपनी या निजी व्यक्ति के द्वारा खोले जाते हैं, है ना। और ये भी हमने समझा कि जो हमारा भारत है पूरे संसार में सबसे अधिक यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, है ना। और इसीलिए बाहर से जो पर्यटक हैं, चिकित्सा पर्यटक, वो आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, ऐसी बीमारियों का इलाज कराने के लिए जो पूरे संसार में उस बीमारी का इलाज नहीं है। बस हम लोग इस चैप्टर की समरी यही थी। और अगर समझ में नहीं आई हो तो पुनः इस चैप्टर को पढ़ना, और क्वेश्चन आंसर तभी ही आपके बनेंगे, क्योंकि अब पहले जैसे नहीं है कि वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन आएंगे जो आपकी समझ से सॉल्व करनी होगी। तो देखो, सार्वजनिक पढ़ लेना, ठीक है। निजी भी आपको मैंने समझा दिया, चिकित्सा पर्यटक भी समझा दिया, और संचारी बीमारी भी समझा दिया। ओपीडी भी समझ लो कि इसके फुल फॉर्म समझ लो, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, बाह्य रोगी विभाग इसका संक्षिप्त रूप है, तो इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर ओपीडी की फुल फॉर्म आ जाएगी तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और ओ से हो गया आउट, पी से हो गया पेशेंट, और डी से हो गया डिपार्टमेंट। बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं, ठीक है। नैतिक आचार, ठीक है, इसे भी समझना। और देखो, जेनरिक नाम मैंने कहा था ना कि लास्ट में, और अच्छे से समझ लेना कि जेनरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम है, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड एस्प्रिन का जेनरिक नाम है, ठीक है। एस्प्रिन जो दवाइयाँ खाते हैं उसका जो रासायनिक नाम क्या है, एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड, है ना। ये जेनरिक नाम है, तो इसे ध्यान रखना। और चलो, ये चैप्टर समाप्त हुई। अब हम लोग चैप्टर चलते हैं थर्ड में, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे, और एक बार पढ़ने बैठो तो ये सब पढ़ लेना जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलते हैं।